उन दोनों के वहां से चले जाने के बाद कमरे में सिर्फ शीतल और शेखर ही रह गए थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। दोनों ही एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन एक हिचकिचाहट उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी। जब काफी देर तक कमरे में खामोशी छाई रही, तो शेखर ने ही शीतल से बातचीत करनी शुरू की। अब कैसी तबीयत है? शेखर ने पलंग के पास रखे हुए छोटे स्टूल से पानी का जग उठाते हुए पूछा। थोड़ा ठीक लग रहा है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, अचानक से चक्कर आया और शीतल ने बात अधूरी छोड़ दी। हाँ, हो जाता है कभी कभी घबराहट में, बस अपना ध्यान रखो। शेखर ने गिलास में पानी भरना शुरू किया। हाँ, अच्छा, क्या मांझी मुझसे नाराज हैं? शीतल ने धीमी आवाज में पूछा तो शेखर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, नाराजगी में कोई किसी के सिर पर प्यार से हाथ नहीं फेरता। शेखर ने जैसे जानबूझकर कहा। क्या मैं 8 दिन से ऐसे? लेकिन मैं थोड़ी देर पहले ही तो कमरे के बाहर खड़ी थी, फिर मुझे चक्कर आया और बस। शीतल ने शेखर की बात बीच में ही काट दी। उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। उसे शेखर की बात पर यकीन नहीं था। उसने अपने ऊपर ढकी हुई चादर उतार कर फेंक दी। फिर उसने जो देखा, उस पर यकीन करने के अलावा शीतल के पास कोई और चारा नहीं था। उसने देखा कि उसके कपड़े बदले हुए थे। उसने हरी साड़ी नहीं बल्कि पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। अब उसका ध्यान कमरे की ओर गया। वह अपने कमरे में नहीं बल्कि किसी दूसरे कमरे में थी। शीतल पलंग पर से उठ खड़ी हुई। उसने कमरे की दीवारों पर दस्तक देनी शुरू कर दी। यह देखकर शेखर घबरा गया। उसने गिलास स्टूल पर रखा और शीतल को पकड़कर पीछे खींचने लगा। ये क्या कर रही हो शीतल? कुछ नहीं है वहां, मेरी बात सुनो। कुछ नहीं है वहां, शेखर ने शीतल को जबरदस्ती पीछे खींचते हुए कहा। शीतल को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाकर बोली, मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आज मैं सच्चाई जानकर रहूंगी और तुम मुझे रोक नहीं सकते। इतना कहकर शीतल फिर से आगे दीवार की ओर बढ़ती है तो शेखर उसे वापस खींचकर पलंग पर बिठा देता है और चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा ना कि कुछ नहीं है वहां पर, तुम समझती क्यों नहीं? शीतल की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर शेखर शांत हो गया। वो शीतल के पास वहीं फर्श पर बैठ गया। उसने शीतल के हाथों को अपने हाथों लिया। अब शीतल रोने लगी थी। शेखर ने उसके आंसू पोंछे। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शांत हो जाओ शीतल, कुछ नहीं है वहां पर, कुछ गलत नहीं है। फिर शीतल के पास खिसककर कहता है, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे ठीक होने का कितना इंतजार किया है। मुझे तो लगा था कि होश में आते ही सबसे पहले तुम मुझसे पूछोगी कि मैं कैसा हूं तुम्हारे बिना, लेकिन तुम तो इन दीवारों से दिल लगा बैठी। देखो, मैं नहीं चाहता कि माँ फिर से 8 दिन की परीक्षा के चक्कर में मुझे तुमसे दूर रहने की सजा सुना दे। इतना कहकर शेखर मुस्कुरा दिया। शीतल का मन अब थोड़ा सा शांत हो चुका था। उसने शेखर की ओर देखा और पूछा, क्या मैं सच में 8 दिनों से बेहोश थी? शेखर जमीन पर से उठ खड़ा हुआ और पानी का गिलास लेने के लिए स्टूल की ओर बढ़ते हुए बोला, और नहीं तो क्या, आज 8 दिन बाद तो तुम्हें देखने के माँ ने इजाजत दी है। नहीं तो मैं कमरे में तो क्या, इस कमरे के आसपास चल भी नहीं सकता था। शेखर गिलास लेकर शीतल के पास आ चुका था।
लेकिन क्या कोई लगातार 8 दिनों तक बेहोश रह सकता है? शीतल के मन में अभी भी उलझन बनी हुई थी। उसके इस सवाल पर शेखर सकपका गया। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, तो मैंने कब कहा कि तुम 8 दिन लगातार बेहोश ही रही हो? बीच बीच में होश आता था तुम्हें और कुछ देर बाद ही तुम फिर बेहोश हो जाती थी। अच्छा चलो जल्दी से पानी पी लो, प्यास लगी होगी तुम्हें। और इससे पहले कि शीतल शेखर से और कुछ पूछ पाती, वो जल्दी से उसे पानी पिला देता है। पानी पीते ही शीतल को चक्कर आता है और वह फिर एक बार बेहोश हो जाती हैं। उसके बेहोश होते ही शेखर उसे संभालता है और गोद में उठाकर पलंग पर लिटा देता है। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे चादर ओढ़ा देता है। मुझे माफ कर दो शीतल, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें खुद ही अपनी मदद करनी होगी। इतना कहते हुए शेखर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत ही वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाते ही एक औरत की परछाई उभरती है, जिसकी आंखों में आंसू थे। उधर एक कमरे में राधा परेशान सी चक्कर लगा रही थी। त्रिपाला वही दूसरी ओर कुर्सी पर बैठी राधा को देख रही थी। कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन जब त्रिपाला से रुका नहीं गया तो उसने राधा से पूछ ही लिया, क्या कर रही हो राधा? क्या तुम्हारे ऐसे चक्कर लगाने से समस्या समाप्त हो जाएगी? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। इस बार हमारी योजना जरूर सफल होगी। राधा एक जगह रुक गई। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। उन्होंने त्रिपाला की ओर देखते हुए बोलना शुरू किया, तुम तो जानती हो त्रिपाला, हमने कितना इंतजार किया है इस समय को लाने के लिए। हर बार कोई न कोई विपदा आ ही जाती है और हमें फिर इंतजार करना पड़ता है। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे उसका भरोसा नहीं है। अगर उसने फिर से मुश्किलें खड़ी की तो त्रिपाला ने शंका जताई। राधा कुछ कहने जा रही थी कि तभी उसने देखा कि शेखर वही दरवाजे पर खड़ा था। उसको देखते ही राधा चुप हो जाती है और इशारे से उसे अंदर बुलाती है। शेखर अंदर आ जाता है। त्रिपाला कुर्सी से उठकर शेखर के पास आती है और उससे सख्त आवाज में पूछती है, उसे कोई शक तो नहीं हुआ? शेखर धीमी आवाज में कहता है, थोड़ा शक तो हुआ था, लेकिन मैंने उसे समझा दिया है और उसे फिर से सुला दिया है। ठीक है, अब तुम जाओ और उस पर नजर रखो, त्रिपाला ने शेखर से कहा और वापस कुर्सी पर जाकर बैठ गई। शेखर ने भी राधा के पैर छुए और बाहर चला गया। चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। उसे भी यहाँ के बारे में सब कुछ बताना होगा। शेखर के जाने के बाद त्रिपाला ने राधा से कहा। हाँ में सिर हिलाते हुए राधा त्रिपाला के साथ कमरे से बाहर निकल जाती हैं। दोनों के बाहर निकलते ही उसी औरत की परछाई जो शीतल के पास थी फिर उभरती है और गुस्से में कहती है, इस बार भी तुम्हें हार ही मिलेगी, सिर्फ हार। इस बार विधि का यह विधान पूरा होकर रहेगा। क्या शीतल दुल्हन का रहस्य समझ पाएगी? क्या त्रिपाला और राधा की हकीकत जान पाएगी? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।